भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 10, टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 50। महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, जो दिन के 12 बजे शुरू होता है 30 मिनट के लिए जो अधिकतम 1 बजे तक समाप्त हो जाता है। इस काल में दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा संचालन नियम का उल्लेख नहीं होता। यह नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया जाता है। इस अवधि में सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही की आशा करते हैं। शून्यकाल संसद में 1962 में शुरू हुआ। स्थगन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को और सदन का ध्यान आकर्षित करना है। इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए जरूरी होता है। सदन का स्थगन सदन के कामकाज कार्यवाही को कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए रोक देने को सदन का स्थगन कहा जाता है। शस्त्रावासन द्वारा शस्त्र की समाप्ति हो जाती है। विघटन लोकसभा के अंत को इसका विघटन कहते हैं। तारांकित प्रश्न तुरंत जवाब मांगे जाने वाले प्रश्नों को कहा जाता है तारांकित प्रश्न। इनका उत्तर मौखिक में दिया जाता है। तारा यानी स्टार लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न इनका उत्तर लिखित दिया जाता है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता क्योंकि प्रश्नकर्ता इनका उत्तर लिखित चाहता है। अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिनों की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछा जा सकता है। अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के अतिरिक्त प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका होता है। आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में 3 दिन यानी सोमवार, बुध तथा शुक्रवार को आधे घंटा की चर्चा में लोक महत्व के उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा की जाती है जिन प्रश्नों की जवाब सदन में दिया जा चुका है। सामान्यतः ऐसी चर्चा 5 बजे शाम से 5:30 बजे के बीच की जाती है। ऐसे प्रश्नों को पूछने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होती है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में प्रावधान किए गए संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि उच्च अधिकारियों को वेतन व अन्य भत्ते दिए जाते हैं। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किए जाने का प्रावधान है। राज्यों को करों तथा शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत स्थापित इन निधि में जमा धन राशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है। आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप से धन की निकासी कर सकते हैं, अन्यथा बिना संसद की बहुमत की स्वीकृति से इस मद से धन की निकासी नहीं हो सकती। मूल प्रस्ताव जो प्रस्ताव सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे मूल प्रस्ताव कहते हैं। मूल प्रस्ताव के प्रकार है: नंबर 1 विशेषाधिकार प्रस्ताव, बी अविश्वास प्रस्ताव, सी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, डी लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन हेतु या पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव। संशोधन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए। विश्वास प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल में
अपने बहुमत को अपने साथ सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाता है। सदन में यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाती है और मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल जब मंत्रिपरिषद पर से अपना अविश्वास प्रकट कर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। प्रस्ताव पेश किए जाने के 10 दिन के अंदर चर्चा करना जरूरी होता है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सिफारिश करता है। यह चर्चा 3-4 दिनों तक चल सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वस्तुतः सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं जिन पर सदन में चर्चा होती है, जिसमें राष्ट्रपति को उल्लेख से परे रखा जाता है। चर्चा की समाप्ति पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मतदान किया जाता है। आमतौर पर मतदान द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृति कर लिया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य को जब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य संसद सदस्य ने झूठा तथ्य प्रस्तुत कर सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो वह उस सदन के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाता है। 19 निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री अथवा मंत्री परिषद के खिलाफ उसकी विफलता पर रोष व्यक्त करने के लिए विधि के अनुसार सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्ष पहले इस बात की जांच करते हैं कि निंदा प्रस्ताव सदन में नियमानुसार लाया गया है या नहीं, तभी ऐसे प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में अनुषंगी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। स्थापन प्रस्ताव किसी मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाने वाला प्रस्ताव ही स्थापना प्रस्ताव कहलाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव को किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। गणपूर्ति कोरम सदन की बैठक गणपूर्ति या कोरम पूरा हुए बिना शुरू नहीं होती। गणपूर्ति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों के 1/10 भाग की उपस्थिति सदन में आवश्यक होती है। इस व्यवस्था के नहीं होने पर गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। जब तक सदन में गणपूर्ति नहीं होती न ही अध्यक्ष पीठासीन होता है और न ही बैठक शुरू हो पाती है। सचेतक का काम राजनीतिक दलों के बीच अनुशासन को बनाए रखना होता है। मतदान के समय में सदन में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों को सभी सदस्यों को मानना जरूरी होता है। जो सदस्य सचेतक निर्देशों के विरुद्ध जाकर मतदान करते हैं उनके खिलाफ दल बदल निरोध कानून के तहत अनावश्यक कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक संसदीय दल सचेतक की नियुक्ति करता है। अल्पकालीन चर्चाएं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर और चर्चा के स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देने के बाद ऐसी चर्चा करने की प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। बुलेटिन यह वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा किए ही मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्नकाल दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक की शुरुआत का 1 घंटा का समय प्रश्नकाल का होता है। इस अवधि के दौरान विपक्ष सरकार का ध्यान लोकहित के महत्व के विषयों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से सरकार की नीतियों व उसके
कार्यान्वयन के तौर तरीकों की प्रत्यालोचना करते हैं। सरकार को भी इस दौरान अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देने का मौका मिल जाता है। पंगु शस्त्र एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के मध्य के काल में संपन्न होने वाले शस्त्र पंगु शस्त्र कहलाता है। यह वह व्यवस्था है केवल अमेरिका में है। बैंक बेंचर सदन में आगे की सीटों पर मंत्रियों, संसदीय सचिव तथा विरोधी दल के नेता हेतु बैठने के लिए आरक्षित व्यवस्था होती है। गैर सरकारी सदस्य के लिए सदन में पीछे बैठने की व्यवस्था होती है, जिन्हें बैंक बेंचर संबोधित किया जाता है। दबाव समूह समान हितों वाले ग्रुप या समूह जो अपनी मांग या मांगों को मनवाने के लिए सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। बजट सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को बजट सत्र शुरू होता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस संसद अथवा विधानमंडल के शस्त्रावसान की स्थिति में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आवश्यक पड़ने पर संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं, जिनका सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन कराया जाता है। अनुमोदित न होने पर की सूरत में उक्त अध्यादेश को रद्द या निरस्त समझा जाता है। त्रिशंकु संसद आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को बहुमत न मिल पाने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है, जिसमें दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को सिर उठाने का पूरा मौका मिलता है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा में यही स्थिति देखने को मिली थी। कॉकस किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को कॉकस कहा जाता है, जिनका प्रभाव दल पर गहरा होता है और जो दल की नीतियों वो पूरे दल को अधिकार में रखता है। विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि में से खर्च हेतु अनुदान की लिखित मांग को विनियोग विधेयक कहा जाता है। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। अनुपूरक अनुदान विनियोग विधेयक के बाद भी किसी नए खर्च की आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक अनुदान द्वारा संचित निधि से धन की निकासी की जाती है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान पेश करते हैं। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट अनुच्छेद 116 के क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार हेतु अग्रिम राशि मंजूर करती है। इस राशि के विषय में अमूमन सरकार बजट विवरण नहीं प्रस्तुत करती। विनियोग विधेयक के पारित होने से के पहले भी सरकार को रुपयों की जरूरत पड़ती है तो वह इसी लेखानुदान निधि की सहायता लेती है। कटौती प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों से यदि विपक्ष असहमत होता है तो सरकारी नीतियों से असहमति दर्शाने के लिए विपक्षी दल ₹1 की कटौती का प्रस्ताव पेश करता है। धन विधेयक संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। अनुच्छेद 110 के उपखंड क से 6 तक में वर्णित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत व्यवस्था है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी लोकसभा का विश्वास खोते ही संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
राजस्व अथवा व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 112 112 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद एक यह घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 विधिनुसार संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित विवरण। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का वर्णन। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पहले अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की किसी अपराधी के दंड को न्यून करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता करने व सलाह करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति देश के प्रशासनिक व विधायिक मामलों तथा मंत्री परिषद के आवश्यक निर्णयों व सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की राष्ट्रपति को सूचना देना यदि राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति का संसद को संदेश भेजने व संबोधित करने का अधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध व विवाद उत्पन्न होने पर। अनुच्छेद 110 संसद विधेयक की प्रकृति का विवरण। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति या अस्वीकृति या टिप्पणी या संदेश सहित संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। दोबारा विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति पास भेजा जाने पर राष्ट्रपति उसे अस्वीकृति नहीं कर सकते। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा संसद के आवश्यक काल यानी सत्र की अनुपस्थिति के समय में अध्यादेश यदि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। यह 123 से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की मान्यता। अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा किसी दंड को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को परामर्श व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, किंतु राज्यपाल स्वविवेक संबंधित मामलों में मंत्री परिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना या समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा उसके अनुमोदन या स्वीकृति से ही संभव होगा। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर वह अपनी सहमति दे सकता है अथवा अस्वीकृति या संदेश या बिना संदेश टिप्पणी के पुनः विचार हेतु विधायिका को वापस कर सकता है, पर दोबारा उसी स्थिति में विधेयक के वापस आने पर उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता, अपितु राष्ट्रपति के पास विचार करने हेतु प्रस्तावित कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा विधायिका के शस्त्र में नहीं रहने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 123 से है। अनुच्छेद 113 से है। विधायिका यानी शस्त्र जब नहीं चल रहा होता है राज्य में तो राज्यपाल और अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु लेख जारी करने की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण संबंधित उल्लेख।
अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति के अधीन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रावधान। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा एक या अधिक राज्यों हेतु एक ही राज्यपाल अथवा एक प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगर पालिका का गठन, संरचना, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा आरक्षण से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 245 संसद को संपूर्ण देश के लिए तथा राज्य विधान पालिका द्वारा अपने राज्य हेतु कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधित अविशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होने का उल्लेख। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 262 संसद का विशेष अधिकार अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण व नियंत्रण से संबंध है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की शक्ति केंद्र राज्य संबंधों में उत्पन्न विवादों के समाधान करने हेतु व उनमें परस्पर सहयोग व विकास हेतु समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य से किया जाता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि में सरकार की सभी मौद्रिक आवृत्तियां एकत्र रहेगी तथा विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से राशि निर्गत नहीं हो सकेगी। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों के लिए एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकेंगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने की विधि संगत व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन संबंधित प्रावधान, केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण का उल्लेख। अनुच्छेद 300 के व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 323 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रस्ताव यानी प्रावधान। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियों का ब्यौरा, चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण संबंधित। अनुच्छेद 326 व्यक्ति मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीयों को सदन में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन। अनुच्छेद 335 विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्तियां। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की प्रचलित भाषा को मान्यता दिए जाने की शक्ति। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को प्रसारित, विकास व सर्वस्वीकार्य बनाने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की शक्ति।
अनुच्छेद 356 राज्यपाल द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की शक्ति व सीमाओं व तर्कसंगत परिस्थितियों का उल्लेख। जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे कि उक्त राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का संसद को अधिकार। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड स्थापित कर कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास करने की शक्ति का प्रावधान, जैसे नागालैंड, मणिपुर आदि। अनुच्छेद 394 के राष्ट्रपति संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकेगा। अनुच्छेद 394 के तहत अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द घोषित किया जाएगा। आज पॉलिटी चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे जियोग्राफी एडवांस समान ज्ञान बुक से।